आज हम नियोजन की प्रक्रिया व उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस। हम जानते हैं कि नियोजन पहले से ये तय करना है कि हमें क्या करना है तथा कैसे करना है, तथा यह निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है कि हम एक योजना कैसे तैयार करते हैं। अतः प्रत्येक प्रबंधक को कि कुछ निश्चित कदमों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण। सर्वप्रथम प्रमुख कदम उद्देश्यों का निर्धारण है। प्रत्येक जो है संगठन के कुछ उद्देश्य निश्चित होते हैं। उद्देश्य पूरे संगठन तथा प्रत्येक विभाग के लिए या प्रत्येक इकाई के लिए संगठन के अंतर्गत ही निर्धारित किए जाने चाहिए। उद्देश्य हमें ये बताते हैं कि संगठन क्या पाना चाहता है। संपूर्ण संगठन का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि वह बिक्री में बढ़ोतरी करना चाहता है 10 या 20%। इसके लिए सभी विभाग किस प्रकार सहयोग करेंगे, इसे नियोजन कहते हैं, जो कि तैयार करना होता है। सभी विभागों की इकाइयों को तथा कर्मचारियों के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। वे सभी विभागों को निर्देश देते हैं और सभी विभाग संगठन की विचारधारा में अनुकूल अपने अलग उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उद्देश्यों की जानकारी प्रत्येक इकाई तथा सभी स्तर के कर्मचारियों तक पहुंच जानी चाहिए। जैसे बिक्री में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो उत्पादन में वृद्धि करने का भी लक्ष्य उत्पादन विभाग को बनाना पड़ेगा। सेल डिपार्टमेंट को बिक्री करवाने का इंतज़ाम विज्ञापन विभाग को भी उसी प्रकार से अपनी प्लानिंग, अपना उद्देश्य जो है वो निर्धारित करना पड़ेगा। जो मटेरियल डिपार्टमेंट है उसे उसी हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि माल जो है हमें किस हिसाब से खरीदना है ताकि बिक्री में 20% बढ़ोतरी हो जाए। तो उद्देश्य जो है संगठन के पहले निर्धारित किए जाते हैं और फिर प्रत्येक स्तर पर जो है उसी प्रकार के उद्देश्य जो है संगठन के उद्देश्यों से मिलते जुलते निश्चित किए जाते हैं। विकासशील आधार। नियोजन का संबंध भविष्य से है जो अनिश्चित है तथा प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इस संकटकालीन अवधारणा को उपयोग में लाना होता है। अतः हम जो है देखते हैं कि प्रबंधक को भविष्य के विषय में कुछ अवधारणाएं बना लेनी चाहिए और यही अवधारणाएं आधार कहलाती हैं। अवधारणाएं ही भौतिक आधार हैं जिन पर योजनाएं तैयार की जाएंगी। यह भौतिक आधार पूर्वानुमान, वर्तमान योजनाओं या नीतियों के विषय में कोई भूतकालीन सूचना हो सकती है। आधार या मान्यताएं सभी के लिए समान होनी चाहिए तथा योजना निर्माताओं को आपस में इन पर एकमत होना चाहिए। सभी प्रबंधक जो नियोजन में शामिल हैं जानकार होने चाहिए तथा समान मान्यताओं का उपयोग उन्हें करना चाहिए। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। जब एक बार उद्देश्य का निर्धारण हो जाता है तो मान्यताएं निश्चित हो गई तो आगामी कदम उन पर कार्रवाई करना होता है। कार्यवाही करने का तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनेक विधियां हो सकती हैं। सभी विधियां जानी पहचानी होनी चाहिए। जो भी कार्य विधि हाथ में ली जाती है उसकी जो है पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कभी नए कार्य के लिए भी अधिक व्यक्तियों को उनमें विचार के लिए शामिल करते हुए सोचा जा सकता है। यदि परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है तो उस संगठन सदस्यों में परिचर्चा करके अधिक महत्वपूर्ण विकल्प के विषय में विचार किया जा सकता है। विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। अब किसी कार्य को करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनके अपने अपने गुण और दोष होते हैं। उनको सही ढंग से हमें मूल्यांकित करना चाहिए कि किस जो विकल्प है, कौन सा विकल्प हमारे लिए जो है उपयुक्त हो सकता है, किसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है। एक विकल्प जो है किसी चीज़ का लाभ दे सकता है तो उसके अंदर जोखिम ज़्यादा हो सकता है। कोई विकल्प है जिसमें जोखिम कम होता है लेकिन उसका फायदा भी कम होता है। इसलिए हमें सभी विकल्पों को संस्था की योजना में तभी शामिल करना चाहिए जब उसके उद्देश्यों से वे मेल खाते हों और उसी विकल्प का चुनाव हमें करना चाहिए। विकल्पों का चुनाव ये निर्णय ले विश्लेषण करने के बाद फिर हमें सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। सर्वोत्तम योजना की स्वीकृति जो है लागू की जानी चाहिए तथा उसी विकल्प को हमें लागू करना चाहिए जो कि आदर्श हो और कम से कम विपरीत परिणाम देने वाला हो। बहुत सी योजनाएं सदैव अंगणितीय विश्लेषण के क्षेत्र में नहीं आती। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्तिनिष्ठता तथा प्रबंधकों का अनुभव, निर्णय तथा सामयिक सहज बोध ही सर्वाधिक व्यवहार्य विकल्प चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और योजना को लागू करना।
यह वह कदम है जिसमें प्रबंधक के अन्य कार्य भी आते हैं। इसका संबंध योजना को लागू करने से है, यानी सभी विकल्पों का विश्लेषण कर लिया, उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर लिया और फिर जो है योजना बनाकर उसको वास्तव में लागू किया जाता है। यदि योजना अधिक उत्पादन करने के लिए तो अधिक श्रम तथा अधिक मशीनों की आवश्यकता होगी। इस कदम की पूर्ति के लिए काम करने तथा मशीन क्रय करने के लिए और अधिक बड़े संगठन की आवश्यकता हो सकती है। अनुवर्तन, फॉलोअप, यानी ये देखना कि योजना लागू की गई है या नहीं तथा निर्धारित अनुसूची के अनुसार वो कार्य कर रही है या नहीं, और नहीं कर रही है तो कहाँ पर कमी है और उस कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी इस स्टेप पर हम ये देखते हैं कि योजना संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो कहाँ पर कमी रह गई है और उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब आइए नियोजन के प्रकार। देखिए, नियोजन वास्तव में दो भागों में बांटा जाता है, एकल प्रयोग की योजनाएं और स्थायी प्रयोग की योजनाएं। एकल प्रयोग की योजनाएं तो वे होती हैं जो संस्था में सिर्फ एक ही बार काम आती हैं, और स्थायी योजनाएं होती हैं जो स्थायी रूप से जो है बार बार काम आती हैं। व्यावसायिक प्रचालन के संबंध में कोई निर्णय लेने अथवा किसी परियोजना को आरंभ करने से पूर्व एक संगठन को योजना बनानी होती है। तो योजनाओं को प्रयोग तथा नियोजन अवधि की लंबाई के आधार पर कई प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। एकल योजना, एकल प्रयोग वाली योजना एक बार की घटना अथवा परियोजना हेतु विकसित की जाती है, यानी ये सिर्फ एक बार में प्रयोग की जाती है। ऐसी क्रियाविधि भविष्य में दोहराई नहीं जाती, अर्थात ये अनावृत परिस्थितियों में लागू होती हैं। इस योजना की अवधि परियोजना के प्रकार पर निर्भर करती है। इनका विस्तार एक सप्ताह, एक माह आदि हो सकता है। कभी कभी परियोजना एक दिन के लिए भी हो सकती है। जैसे किसी घटना अथवा संगोष्ठी अथवा सम्मेलन का आयोजन करना है तो एक दिन की योजना बनाई जाएगी। इन योजना में मोस्टली हम किसे शामिल करते हैं, बजट, कार्यक्रम तथा परियोजनाएं शामिल की जाती हैं। तो इन्हें हम आगे विस्तृत रूप से जो है पढ़ेंगे। फिर स्थायी योजना। स्थायी योजना एक समय अवधि के दौरान नियमित रूप से घटित होने वाली क्रियाओं हेतु प्रयोग की जाती है। इसे ये सुनिश्चित करने हेतु बनाया जाता है कि एक संगठन के आंतरिक प्रचालन भली प्रकार से चल रहे हैं या नहीं। ऐसी योजना मुख्य रूप से नैतिक निर्णय लेने की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। यह सामान्यतः एक बार विकसित की जाती है, परंतु जरूरत पड़ने पर समय समय पर व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार इनमें संशोधन भी किया जा सकता है। स्थायी योजनाओं में नीतियाँ, कार्यविधियाँ तथा नियम जो है वे शामिल होते हैं। इस आधार पर जो है योजनाएं क्या प्राप्त करने के लिए बनी है, योजना जो है इसी आधार पर जो हम ये बनाते हैं कि जैसे योजनाएं उद्देश्य, व्यूहरचना, नीति, कार्यविधि, विधि, नियम, कार्यक्रम तथा बजट के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। तो योजना जो है उद्देश्य, व्यूहरचना, नीति, कार्यविधि, विधि, नियम, कार्यक्रम तथा बजट के रूप में हम वर्गीकृत इन्हें कर सकते हैं। तो इनको हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। अब इनका जैसे उद्देश्य, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। नियोजन का सबसे पहला कार्य होता है ये उद्देश्य निर्धारण करना। उद्देश्य प्रबंधन का वह गंतव्य स्थान है जहां उसे भविष्य में पहुंचना होता है। तो उद्देश्य संस्थान प्रबंधक जो है जिन्हें प्राप्त करना चाहता है वही उद्देश्य होते हैं। और साधारण रूप में ये कह सकते हैं कि एक उद्देश्य वह है जिसे आप क्रिया के अंततः परिणाम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, जैसे 10% बिक्री बढ़ाना, 20% लाभ बढ़ाना, प्रबंधकों की कुशलता बढ़ाना, लागत को कम करना, समय को कम करना, कार्य कुशलता को बढ़ाना। ऐसा कोई भी उद्देश्य जो है हम निर्धारित कर सकते हैं। उद्देश्य को किसी खास अवधि में व्यक्त किया जाना चाहिए। वे मात्रा के रूप में मापने योग्य भी होनी चाहिए या दिए हुए समय के अंतर्गत इच्छित फलों को प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में भी ये हो सकते हैं। व्यूहरचना, स्ट्रेटेजी। व्यूहरचना होता है कि जो हमारे प्रतियोगी होते हैं उनकी नीतियों को तोड़ने के लिए जो हम योजनाएं बनाते हैं उसे हम व्यूहरचना कहते हैं। यह संगठन के दीर्घकालीन निर्णय तथा निर्देशन से संबंध स्थापित करती हैं। अतः कहा जाता है कि व्यूहरचना एक व्यापक योजना है जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करती है। विस्तृत योजना के 3 आयाम होते हैं: दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण, कार्यविधि का चुनाव और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक स्रोत। जब भी एक व्यूहरचना तैयार की जाती है तो व्यावसायिक पर्यावरण को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, तकनीकी पर्यावरण में परिवर्तन संगठन की व्यूहरचना को प्रभावित करेंगे।
व्यवसायिक पर्यावरण व्यूहरचना प्राय व्यवसाय की पहचान बनाने में सहायक होती है। बड़ी व्यूहरचना के निर्णयों में क्या व्यवसाय उसी कार्यशैली पर चालू रहेगा या वर्तमान व्यवसाय के साथ कार्य करने की कोई नई विधि अपनाएगा या उसी बाजार में प्रभावशाली स्थान स्थापित करेगा, आदि बातें जो है निर्धारित की जाती हैं। तो कुल मिला के जो स्ट्रेटेजी है उसका अर्थ यही होता है कि हम जो है अपने प्रतिद्वंदी है उसकी नीतियों को ध्यान में रखकर बाजार में टिकने के लिए अपनी नीति बनाएं। जैसे कोई उत्पादक जो अपने जो उत्पादन का प्राइसेस है वो कम कर देता है, तो हमें भी उसी प्रकार की नीति अपनानी पड़ेगी। या तो हम प्राइसेस कम करें या फिर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, या हम अपना जो आधार है मार्केट का, हमारे ग्राहक है उनकी संख्या में वृद्धि करें, तभी हम अपनी बिक्री को बढ़ा पाएंगे। नीतियाँ सामान्य कथन है जो विचारों का मार्गदर्शन अथवा एक विशिष्ट दिशा में अग्रसर होने के लिए रास्ता दिखाती हैं। सामान्य शर्तों में व्यक्त की गई व्यूहरचना नीति विश्लेषण का आधार होती है। उदाहरण के लिए कंपनी की कोई भर्ती नीति हो सकती है जिसके अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं या निर्णय लिए जा सकते हैं। यदि कोई सुस्थापित नीति होती है तो समस्याओं अथवा मतभेदों का समाधान आसानी से किया जा सकता है। वास्तव में नीतियाँ किसी विशेष समाज या अवस्था के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है। कंपनी की बड़ी नीतियों से लेकर छोटी नीतियों तक हर स्तर पर तथा हर विभाग में नीतियाँ होनी चाहिए। बड़ी नीतियाँ ग्राहकों तथा प्रतियोगियों आदि की जानकारी के लिए होती हैं और छोटी नीतियाँ आंतरिक जगत के लिए जिसमें सूक्ष्म विवरण और नीतियाँ जो है विस्तृत प्राचल की व्याख्या करती हैं जिसके अंतर्गत प्रबंधक कार्य करते हैं। प्रबंधक नीतियों को अपनाने तथा निर्वाचन के लिए उन्हें उपयोग में ला सकता है। जैसे क्रय नीतियों के अंतर्गत लिए गए निर्णय माल के निर्माण या क्रय के रूप में हो सकते हैं। क्या कंपनी को पैकेज की आवश्यकता पूर्ति के लिए स्वयं निर्माण करना चाहिए या क्रय करना चाहिए, ये नीति का पार्ट होता है। उसके बाद आइए प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रक्रिया से तात्पर्य दैनिक कार्य विधियों के संचालन से है। कार्य कैसे संपन्न करना है इसकी विस्तृत विधि प्रक्रिया कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्य को कैसे संपन्न करना है इसकी विस्तृत विधि। ये प्रक्रियाएं एक विशिष्ट काल अनुसार जो है क्रम में होती हैं। जैसे उत्पादन से पहले माल मंगाने की कोई प्रक्रिया हो सकती है। विशेष परिस्थितियों में प्रक्रियाओं के चुनाव के विशिष्ट ढंग होते हैं, वे सामान्य आंतरिक लोगों के अनुसरण के लिए होती हैं। कार्य जो करता है या कार्य का क्रम सामान्यतः पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति का दबाव ही होता है। नीतियाँ तथा प्रक्रियाँ दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं और प्रक्रियाँ विस्तृत नीतिगत ढांचे के अंतर्गत ही कार्य जो है करती हैं। विधि उन निर्धारित तरीकों या व्यवहारों को उपलब्ध कराती हैं जिसके द्वारा उद्देश्य के अनुसार एक कार्य को निष्पादित किया जाएगा। यह प्रक्रिया के एक चरण में एक घटक से निपटता है तथा यह स्पष्टीकृत करता है कि यह चरण कैसे निष्पादित करना है। यह विधि प्रत्येक कार्य हेतु भिन्न भिन्न हो सकती है। उपयुक्त विधि का चयन समय, धन या प्रयास को बचाएगा अगर सही विधि का हमने चयन कर लिया, और ये नियोजन की क्षमता को भी बढ़ाएगा। कर्मचारियों में प्रशिक्षण को पर्यवेक्षक से प्रबंधक स्तर तक प्रदान करने हेतु विभिन्न विधियों को अपनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधकीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम, व्याख्यान, संगोष्ठियाँ आदि आयोजित की जा सकती हैं, जबकि पर्यवेक्षक स्तर पर कार्य प्रशिक्षण परिविधि तथा कार्य अभिमुख प्रशिक्षण परिविधियाँ ज़्यादा उचित हो सकती हैं। तो जो पर्यवेक्षक से प्रबंधक स्तर तक जो है इन्हें प्रदान करने के लिए इन विधियों को अपनाया जाना चाहिए। नियम विशिष्ट विवरण होते हैं जो बताते हैं कि क्या करना है। वे किसी प्रकार की समझबूझ या लचीलेपन की इजाज़त नहीं देते। नियम बना दिया, उसको फॉलो करना होता है। ये प्रबंधक द्वारा निर्णयों का प्रतिबिंब होते हैं कि अमुक कार्य निश्चित रूप से होना है तथा अमुक कार्य निश्चित रूप से नहीं होना है। ये सबसे सरल योजनाएं होती हैं क्योंकि इनमें न तो कोई समझौता होता है न कोई परिवर्तन, और जब तक कि कोई नीति संबंधी निर्णय न लिया जाए तब तक इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे नियम है कि भी स्मोकिंग नहीं करनी, तो नहीं करनी मतलब नहीं करनी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। संस्था के अंदर जो है आपको किसी प्रकार का इनडिसिप्लिन जो है नहीं करना है, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, तो ये नियम है। स्मोकिंग नहीं करनी है तो संस्था के अंदर जो है वो नहीं करनी है। कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में विस्तृत विवरण होता है जो आवश्यक उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियों, नियमों, कार्यों, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों
तथा किसी कार्य को करने के बजट की रूपरेखा बनाते हैं। कार्यक्रम में संगठन की सभी क्रियाएं तथा नीतियां शामिल होती हैं कि वे व्यवसाय की कुल योजना में कैसे सहयोग करेंगी। विस्तृत नीतिगत ढांचे के अंतर्गत छोटी से छोटी कार्यविधि, नियम व बजट की गणना की जाती है। बजट बजट से तात्पर्य आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मदों के रूप में व्यक्त करना है। जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में जो है फिगर्स में जो उद्देश्यों को प्रस्तुत करने की क्रिया है वो बजट कहलाती है। यह एक ऐसी योजना है जो भविष्य के तथ्यों तथा संख्याओं को परिभाषित करती है। जैसे बिक्री बजट किसी विशिष्ट महीने के लिए विभिन्न उत्पादों की बिक्री का पूर्वानुमान करता है। एक फैक्ट्री में उत्पादन की चरम सीमा पर कार्य करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसका भी बजट तैयार किया जाता है। क्योंकि बजट सभी मदों को संख्याओं में प्रदर्शित करता है, अतः वास्तविक संख्याओं की संभावित संख्याओं से आसानी से तुलना की जा सकती है तथा तुरंत ही आवश्यक कार्यवाही भी संभव हो सकती है यदि उनमें किसी प्रकार का विचलन है तो इस प्रकार बजट नियंत्रण करने का एक उपकरण है जिसमें विचलनों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन बजट बनाना अपने आप में पूर्वानुमान करना है, अतः ये स्पष्ट रूप से नियोजन ही है। यह विभिन्न संस्थाओं में नियोजन का आधारभूत उपकरण है। हम बहुत सारे बजट बनाते हैं, रोकड़ बजट बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, सेल्स बजट बनाते हैं। तो बजट बनाना वास्तव में नियोजन और नियंत्रण की सहायता से जो है एक कला है। इसे जो है विभिन्न प्रकार के खर्चों और आय की आमदनी के लिए भी जो है हम बजट बनाते हैं। तो इस तरह से बजट जो है वो संस्था में क्या आएगा, कितना बाहर जाएगा, कितना अधिक है या कितनी कमी रहेगी, इस रूप में भी जो है रोकड़ बजट हमें जो है कैश की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया जाता है। तो प्रबंधन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में रोकड़ को रखना पड़ता है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आवश्यकता से अधिक रोकड़ ना हो, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं होता। तो इस तरह से रोकड़ बजट बनाया जाता है, प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है, सेल्स बजट बनाया जाता है। जैसे रोकड़ बजट रोकड़ की पर्याप्तता के बारे में बताएगा, प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन की पर्याप्तता के बारे में, सेल बजट सेल संबंधित आंकड़ा देगा। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।